अपने पब्लिक के लिए काम कर रहा है। एक जो लीडर आता है तो वो ये विजन लेके आता है, चाहे वो चाय बनाने वाला था, इस बात से फैग नहीं करता कि वो क्या था, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। अभी का फ्यूचर देखेंगे आप, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। क्या कहना चाहेंगे और कंपैरिजन करें थोड़े पाकिस्तान के साथ? एक्चुअली अगर ये वो क्या करता था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने डिलीवर किया, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। अभी का फ्यूचर देखेंगे आप, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। क्या कहना चाहेंगे और कंपैरिजन करें थोड़े पाकिस्तान के साथ? एक्चुअली अगर ये वो क्या करता था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने डिलीवर किया, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करता था। अब वो लीडर है और वो लीड कर रहा है, सारी कौम को उसने एक साथ मिलाया हुआ है, चाहे वो हिंदुज़म पे हो या जैसे भी, एटलीस्ट उसने यूनिटी तो क्रिएट कर दी ना इंडिया में। पाकिस्तान में तो डिवीजन है, जो भी लीडर आता है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आता है। क्या फ्यूचर देगी पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं देख रहे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, कोई अच्छा फ्यूचर मुझे तो नहीं लग रहा। दुबई में होते हैं, दुबई में एक मंदिर भी खुला, आपने देखा होगा। कौन से कंट्री के, कौन से नेशंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई के अंदर, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात करें, दुबई सिटी में तो इंडियंस का होल्ड है, उसमें तो कोई और कम्पीट कर ही नहीं सकता उनको। यूएई, ऑल ओवर यूएई में भी उन्हीं का होल्ड है। तो इंडियंस वहाँ पे एक्चुअली उनकी इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी चली बेसिकली इंडियन इन्वेस्टर से रही है, तो वो तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ही। अच्छा, मतलब कि पाकिस्तानियों का नज़रिया क्या, पाकिस्तानियों को किस नज़रिए से देखते हैं वो? पाकिस्तानी एक्चुअली मोस्टली जो हैं वो लेबर क्लास है पाकिस्तानी, वहाँ पे वो राइडर्स हैं या फिर वो कोई भी लेबर की जॉब कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो कोई भी टॉप लेवल की सीट्स हैं उस पर, कोई डायरेक्टर लेवल का, कोई सीईओज जो हैं वो मोस्टली इंडियंस ही हैं, नॉट जस्ट यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जितनी भी टेक कंपनीज आप देख लें, टॉप की सीट्स पे इंडियंस ही बैठे हैं, तो वो रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली होगी ना उनकी। आज आपको कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस तस्वीर में आपको 108 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराता दिख रहा होगा। यह तिरंगा एलओसी से कुछ ही दूरी पर शान से लहरा रहा है। यह तिरंगा जहां फहराया गया है, उस जगह के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये जगह है लंगेट, जहां से कश्मीर का पहला आतंकवादी पकड़ा गया था। ये वही आतंकवादी है जिसने सबसे पहले कश्मीर को भारत से अलग करने का जिम्मा उठाया था। लेकिन आज उसी लंगेट के लोगों ने खुद ही तिरंगा फहराकर सबको हैरान कर दिया है। कश्मीर के नाम पर दुकान चला रहे देशों और फर्जी बुद्धिजीवियों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी ठीक से सो नहीं पाएंगे। कश्मीर के कुछ नेता कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनको आज ये 108 फीट ऊंचा लहराता हुआ तिरंगा ज़रूर चुभेगा। इस तिरंगे को लहराने की जगह भी बेहद ख़ास है। ये तिरंगा लहरा रहा है एलओसी से कुछ किलोमीटर दूर। अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अमेरिका ने रूस में S-400 एयर डिफेंस बनाने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने तो भारत पर भी दबाव बनाया कि वो रूस से S-400 ना खरीदे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो S-400 के धमाके से भी जोरदार है। खुलासा हुआ है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी निर्माता कंपनी ने S-400 के लिए मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी के साथ सीक्रेट डील की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी टेक कंपनी ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस की कंपनी MMZ एवेंगार्ड, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल बनाती है, उसे कंप्यूटर पार्ट्स बेचे। मजे की बात देखिए कि इसी कंपनी द्वारा बनाई गई मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस खुलासे के बाद अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्राइमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद से ही अमेरिका ने S-400 बनाने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अमेरिकी कंपनी ने इन प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए नेटवर्किंग तकनीक में इस्तेमाल होने वाले उपकरण रूसी कंपनी को बेच दिए।
आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका ने भारत को S-400 खरीदने पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। अमेरिका ने तुर्की पर तो S-400 खरीदने के बाद कई सैन्य प्रतिबंध लगा भी दिए थे। आपको बता दें, S-400 पर यह दावा सही है तो अब अमेरिका कम से कम भारत को धमकी तो नहीं दे पाएगा। भारत को भी बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो आगे चलकर अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए काम आएगा। बहरहाल आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी के बाद रूस ने MMZ एवेंगार्ड कंपनी द्वारा बनाई गई मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर कई ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि पिछले महीने ज़पोरेज़िया में MMZ एवेंगार्ड की मिसाइलों ने एक काफिले पर हमला किया, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई थी। अब इस खुलासे के बाद अमेरिकी कंपनी का भी जवाब आया है। अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि हो सकता है कि रूसी कंपनी ने ये उपकरण किसी तीसरी कंपनी से खरीदे हो जो हमसे भी उपकरण लेती है। तेज हो गया। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काफी तेज है। जेल के बाहर ट्रैफिक जाम हुआ ईरान हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से। यह भी आपको बता दें कि ईरान में हिजाब, बाल काटने का भी जो इस क्रांति में दौर वो देखा गया। इन सब के बीच ये देखिए तेहरान की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेहरान की इस जेल में, एविन जेल है ये, जहां पर भीषण आग लग गई। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस जेल में ज्यादातर वो कैदी हैं जो कि राजनीतिक कैदी हैं, जो यहां पर बंद है। तेहरान के कुख्यात एविन जेल है, भीषण आग लगी है। जेल के अंदर कैदियों की तरफ से नारेबाजी की गई है। जेल के अंदर फायरिंग की आवाज भी सुनी गई है। तो बड़ा सवाल है। और ये देखिए जेल के बाहर किस तरह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूरी की पूरी सड़क जेल के बाहर पैक हो गई गाड़ियों से। एविन जेल में ज्यादातर राजनीतिक कैदी, फायरिंग की आवाज सुनी गई है। सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, आग की घटना कैसे सामने आई। आग के बाद जेल के बाहर ट्रैफिक जाम और ये प्रोटेस्ट, ये नारेबाजी की आवाज आप सुन सकते हैं एविन जेल के बाहर और देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम हैं और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से जो हिजाब के खिलाफ क्रांति है वो लगातार तेज होती जा रही है। तो आप देखिए जेल से कैसा पैगाम है। और सवाल यही है, ये सवाल पूछा जा रहा है जो लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं कि हिजाब कब तक। आक्रोश की आग आप देखिए एविन जेल, जिसको आग के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है जो लगातार आप देखिए तेहरान में जो क्रांति हुई है, लगातार महिलाओं की तरफ से बाल काट के विरोध जताया गया है, प्रोटेस्ट हुआ है, भारी ट्रैफिक जाम। ये तस्वीरें एक बार फिर से एविन जेल की तस्वीरें देखिए। पूरा घटनाक्रम आपको बता दे कि फायरिंग की आवाज सुनी गई है और उसके बाद भीषण आग की घटना। कम्युनिस्ट पार्टी का आज से 20वां अधिवेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। बीजिंग के द ग्रेट हॉल में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन जो है वो होगा। शी जिनपिंग को बताया जा रहा है कि तीसरा कार्यकाल मिलना लगभग तय है। तीसरी बार सीपीसी के सुप्रीमो चुने जाएंगे शी जिनपिंग। तो अधिवेशन की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें वहां से जो आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का आज से 20वां अधिवेशन शुरू हो चुका है। बीजिंग के द ग्रेट हॉल में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल मिलना लगभग तय बताया जा रहा है। We adopted the third resolution. तो सीपीसी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान पर बाहरी दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन हर वक्त ताइवान पर बाहरी ताकतों के दखल का मुकाबला करेगा और वो चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक तरीके से खुले तौर पर धमकी दी गई है अमेरिका को कि बाहर की दखलंदाजी जो है वो ताइवान के मुद्दे पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई बाहरी ताकत जो है वो दखल देगा तो उसका मुकाबला जो है वो किया जाएगा, क्योंकि चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन जो है वो प्रतिबद्ध है और चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है। जिसके बाद से नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद से ताइवान और चीन के बीच भी देखने को मिला था कि किस तरीके से जंग की स्थिति जो है वो बन रही थी। तो खुले तौर पर यहाँ सीपीसी का जो 20वां अधिवेशन चल रहा है उसमें शी जिनपिंग ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है कि अगर दखलंदाजी की गई तो हम मुकाबला करेंगे।
in response to separatist activities aimed at Taiwan independence and gross provocations of external interference in Taiwan affairs, we have resolutely fought against separatism and counter-interference, demonstrating our resolve and ability to safeguard China's sovereignty and territorial integrity and to oppose Taiwan independence.